अस्सलामुअलैकुम। आज शॉर्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास सुपर कंडक्टर। देखो, सुपर कंडक्टर जब आप पढ़ोगे ना आपको ऐसा लगेगा कोई जादू है, एक जादुई चीज़ है, मगर ये कोई जादू नहीं है। ये हमारी साइंस है, हमारी फिज़िक्स है, जिसमें सुपर कंडक्टर का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये वो है। सुपर कंडक्टर आज का कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये बहुत पुराना टॉपिक है। इसकी डिस्कवरी भी हो चुकी है और एक साइंटिस्ट थे हैकी ऑनर, उनको इस चीज़ के ऊपर जो है वो नोबेल प्राइज़ भी जो है वो मिल चुका है। ऑनिस नाम था उनका, हैकी ऑनिस, ठीक है। तो आओ सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं क्या है। देखो, नाम से वाज़ेह है, सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ कंडक्ट हो रही है वो अपने मैक्सिमम तक कंडक्ट होगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई सिंपल कंडक्टर ले लो तो उसके अंदर आप क्या पढ़ते हो। अगर आपके पास एक सिंपल कंडक्टर है, तसव्वुर करो एक सिंपल कंडक्टर है, ठीक है, एक सिंपल कंडक्टर है, तो सिंपल कंडक्टर के लिए आप करंट या वोल्टेज या ओम्स लो क्या लिखते हो, V इज इक्वल टू आई आर। यानी ये रेजिस्टेंस आती है जिसकी वजह से क्या होता है, इस रेजिस्टेंस आने की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, हीट की फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में। मगर सुपर कंडक्टर में आपके पास क्या होती है, विदाउट रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, या अगर होती भी है तो नेग्लिजिबल होती है, इतनी कम होती है कि उसको हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जो हमारा काम है वो 100% हो रहा होता है, यानी हमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है हमें मिल रही होती है। अच्छा, मैंने वर्ड यूज़ किया 100%। तो देखो, किसी भी चीज़ की हम एफिशिएंसी 100% तो नहीं ले सकते, लेकिन 100% अगर ले सकते हैं तो आइडियल कंडीशन में ले सकते हैं। ये बात याद रखना, आइडियल कंडीशन यानी हमने खुद से कंडीशन बना ले, लॉसेस को ज़ीरो कर दें, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर का समझ में आया। सुपर कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा कंडक्टर है, बेसिकली इसे डिवाइस नहीं कहो, कंडक्टर कहो। जैसे कि आपके पास एक तार होता है, वो एक कंडक्टर होता है। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो कि हमें रेजिस्टेंस नहीं देता, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो जो है वो, जिसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है वो मैक्सिमम, और इसमें लॉस नहीं हो रहा होता, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लॉस नहीं हो रहा होता, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होता, कंडक्ट कर रहा होता है। जो एनर्जी यहाँ मिलती है वहीं आ जाती है, क्योंकि लॉस नहीं होता बीच में। अब सुपर कंडक्टर बनता कैसे है, जैसे देखो गोल्ड, इस तरह के ये आपके पास जो हैं वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये सुपर कंडक्टर आखिर आएगा कैसे, ये कौन सा एलिमेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा कि वो सुपर कंडक्टर बन जाए। तो देखो भाई, सुपर कंडक्टर जो आपके नॉर्मल कंडक्टर होते हैं ना, यही होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन एक ख़ास कंडीशन है, वो है आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। आप एक ह्यूमन हो, आपको मैं सुपर ह्यूमन बनाना चाह रहा हूँ, यानी सुपर मैन बनाना चाह रहा हूँ। आप एक मैन हो या एक वुमेन हो, मैं आपको एक जो है वो सुपरमैन बनाना चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको कुछ सलाहियतें देनी पड़ेंगी जिससे आप सुपरमैन बन जाओगे। या अगर एक वुमेन हो तो फिर एक जो है वो आपके पास, एक वुमेन के लिए एक अलग टाइटल आया था, इनक्रेडिबल वुमेन या इस तरह से कुछ कर कर आया था, नहीं, वंडर वुमेन। वंडर वुमेन बन जाओगे, सुपर वुमेन नहीं, वंडर वुमेन, यानी तमाम इंसानों में सबसे ताकतवर। तो इसी तरह से अगर एक कंडक्टर है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे लाओगे तो वो कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बनेगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो है वो आप जो है वो 273 सेल्सियस पे ले जाओ या 0 केल्विन पे ले जाओ। ऑलमोस्ट हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर आ रहा होता है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो आ रहा होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या है, या तो ज़ीरो आपके पास जो है वो केल्विन हो, 0 केल्विन हो, या सेल्सियस में देख रहे हो तो 273.16 सेल्सियस हो। तो सुपर कंडक्टर बनाने के लिए इतना कम आपको टेम्परेचर देना होगा। अब ये टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल है, अपने आप में ही एक नामुमकिन काम है इस टेम्परेचर पे लाना, ख़ास तौर पे 273। तो आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो, 273 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन 190 सेल्सियस माइनस में, याद रखना ये मैंने पॉजिटिव लिख दिया या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में -273 बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में नहीं बोल रहा। देखो, जब मैंने 0 केल्विन बोला था तो आप खुद समझ गए होगे
कि ये टेम्परेचर नेगेटिव की बात हो रही है, यानी ठंडा करना है किसी चीज़ को। ठंडा कितना करना है, या तो 0 केल्विन तक, यानी या तो -273 केल्विन तक। अब इतना तो अचीव नहीं होता, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर तक का अचीव हो जाता है, जैसे 190 -190 सेल्सियस, ठीक है, या -140 सेल्सियस। तो -140 सेल्सियस भी एक बहुत कम टेम्परेचर है, ठीक है, एक बहुत कम टेम्परेचर है -140 सेल्सियस। आप देखो हाई टेम्परेचर में तो आप 1000 सेल्सियस और 2000 सेल्सियस ईजीली अचीव कर लेते हो, है ना, फैक्ट्रीज़ में या लैब्स वगैरह में। मगर ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कोई सुपर कंडक्टर बनाना चाह रहे हो तो टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -190, या और भी हो सकती है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती है, -140। अब जब इस टेम्परेचर पे लाओगे ना अपने कंडक्टर को, तो आपका कंडक्टर बन जाएगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी उसमें कोई लॉस नहीं होगा और अच्छी तरह से कंडक्ट करेगा चीज़ों को। अच्छा, अब एक और बात याद रखना, सुपर कंडक्टर की एक और ख़ुसूसियत याद रखो। सुपर कंडक्टर ना हमारे पास जो है वो फ्यूचर है हमारा, ठीक है, फ्यूचर है हमारा। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि यार ट्रेन चलाई जाएगी जो कि जिसमें व्हील्स नहीं होंगे, वो फ्लोट कर रही होगी यूँ। मतलब हमारे पास अभी जो ट्रेन हैं वो कौन सी हैं, चाहे सुपर ट्रेन ही ले लें या कोई सी भी ट्रेन ले लें, उसमें क्या होता है, व्हील्स तो होते ही हैं ना, तो वो व्हील्स ही पटरियों पे चल रहे होते हैं, कोई सी भी ट्रेन ले लें। लेकिन जब हम बनाएंगे सुपर फास्ट ट्रेन या फास्ट ट्रेन, लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर की मदद से ट्रेन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें जो है वो सुपर कंडक्टर लगाएंगे जिसका टेम्परेचर -190 या -140 या करीब करीब एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा। तो फिर क्या होगा, इस कंडीशन में जो ट्रेन है ना, वो उसके अंदर पहिए नहीं होंगे, वो आसमान, वो मतलब हवा में यूँ उड़ रही होगी, हवा में यूँ उड़ रही होगी, पटरियों से ऊपर होगी, और उसमें पहिए भी नहीं होंगे। ज़रा सा हमें जो है वो धक्का लगेगा, ज़रा सा अगर हम उसको धक्का देंगे या एक्सीलरेट करेंगे तो बहुत तेज़ी में जाएगी, और इसकी स्पीड जो आज की ट्रेन है ना, इससे तो बहुत ज़्यादा होगी। आपने अक्सर ये कॉन्सेप्ट सुना होगा या देखा होगा। तो वो सुपर कंडक्टर की मदद से ही बनाई जाएगी। तो अभी ऐसी कोई ट्रेन चलती तो नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जापान वगैरह, चाइना वगैरह में। तो जब बनेगी तो फिर आप देखेंगे। अभी तो मतलब अभी तो सुपर फास्ट ट्रेन्स भी नहीं आ सकी हैं, सेमी फास्ट भी नहीं आ सकी हैं पाकिस्तान में। तो ठीक है, पाकिस्तान में सेमी फास्ट ट्रेन भी नहीं है, ठीक है ना, फास्ट ट्रेन है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल ट्रेन है जिसकी 110 115 स्पीड होती है। 115 तो बहुत ज़्यादा बोल दी, 110 ही 10 रहती है। और अगर इसका एवरेज स्पीड निकाले तो बहुत कम है, एवरेज स्पीड तो 100 से भी कम है। अच्छा, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी भी एक सुपर कंडक्टर है, वो किस टेम्परेचर पे जाके सुपर कंडक्टर बनता है ये देख लो, ठीक है। मरकरी जो है आपके पास, मरकरी भी एक सुपर कंडक्टर बनता है। और ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने मरकरी को ही डिस्कवर किया था, मतलब मरकरी में ही सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया था। अब मरकरी आपको पता है ये कंडक्टर है, मेटल है बेसिकली, ठीक है, लिक्विड मेटल है। तो अगर इसे सुपर कंडक्टर बनाना है तो इसका टेम्परेचर हमें ले जाना होगा -269। तो देखो करीब करीब एब्सोल्यूट ज़ीरो आ रहा है, या केल्विन में ले जाना है तो 4 केल्विन के करीब लाना होगा, ठीक है। तो मरकरी हमारे पास एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और उसकी खासियत फिर आपको पता है। अच्छा, अब देखो सुपर कंडक्टर जो है ना वो डायमैग्नेटिक होते हैं। अब डायमैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक सुपर कंडक्टर हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक क्या, देखो समझो ये आपके पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में से पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये सिंपल अपने अंदर से भी पास होने दे रहा है ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है। समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मेरे मुंह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गया। समझो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कंडक्टर के अंदर से पास हो रही है। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लो अब यही कंडक्टर मैं सुपर कंडक्टर बना देता हूँ। मुझे क्या करना होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर कम करना होगा। अब मैंने इसे सुपर कंडक्टर बना दिया। तो सुपर कंडक्टर बनाने की वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इसमें से पास नहीं होगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे कर्व आएगा, ऐसे कर्व आ जाएगा, ठीक है। अगर फील्ड आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, इसमें से फील्ड पास नहीं होगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब ये सुपर कंडक्टर बन चुका है, याद रखना ये बन चुका है हमारे पास, ये हमारे पास बन चुका है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जब ये बनेगा,
जब भी आप सुपर कंडक्टर बनाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। तो रिपेल करेगा, तो जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिपेल करती है तो क्या होता है, एक फोर्स आ जाती है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में मिल नहीं पाते। देखो अगर मैं और ये बोट आपस में रिपल्जन करें तो मैं बोट के करीब नहीं आ पाऊंगा, हमेशा बोट से दूर ही रहूँगा। समझो ये हाथ और ये मार्कर आपस में रिपल्जन कर रहे हैं तो ये कभी भी करीब नहीं आ सकेंगे, इतना दूर रहेंगे, चाहे वो मैं यूं कर दूं या यूं कर दूं या यूं कर दूं। इसी वजह से जो है वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि ये ट्रेन जो बनेगी ये मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगी। यानी डायमैग्नेटिक से ये मुराद है कि इसमें रिपल्जन होगी, यानी जो आपका ट्रेन की पूरा सिस्टम होगा, ट्रेन की बोगियाँ वगैरह वो पटरी पे आके चिपकेंगी नहीं, बल्कि पटरी से थोड़ा ऊपर रहेंगी, इस तरह हवा में फ्लोट करती रहेंगी। ठीक है, तो वो क्यों कर रही होंगी, क्योंकि जो नीचे जो चीज़ होगी, नीचे अगर कोई मैग्नेट लगा हुआ होगा वो ट्रेन में लगे हुए सुपर कंडक्टर को रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपेल करने से चीज़ें आपस में मिलती नहीं है, दूर जाती हैं, और अट्रैक्ट होंगी तो मिलेंगी आपस में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट था। तो मैंने तो जितना भी बेसिक था वो सब बता दिया है। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ देते हैं। अ सुपर कंडक्टर इज़ अ मटेरियल। सुपर कंडक्टर एक मटेरियल ही है, कंडक्टर ही है, बस खसूसियत क्या है, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बगैर रेजिस्टेंस के। यानी अगर किसी तार, कोई कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी तो कोई लॉस नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगी तो कोई हीट लॉस नहीं मिलेगा। लेकिन सुपर कंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि इतना टेम्परेचर या 0 केल्विन या -27 3.16 या 15 सेल्सियस अचीव करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। इतना कम टेम्परेचर अचीव नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर पॉजिटिव में होता है ना, रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा जो है वो 25 सेल्सियस या इसी 29 सेल्सियस के करीब करीब होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं इसे हम, जिस पे कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बनता है, और ये टेम्परेचर जो है वो नियर होता है। देखो नियर का वर्ड लिखा हुआ है, नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यहाँ देखो ना, ये वैल्यू करीब करीब तो है एब्सोल्यूट ज़ीरो के, और ये भी कितना करीब, ये थोड़ा दूर है लेकिन करीब करीब में ही है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही करीब है मरकरी वाली वैल्यू, और इसी काम पे ना साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अच्छा, अब एप्लीकेशन देखते हैं। मैंने कहा ना सुपर कंडक्टर हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसकी मदद से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि हम लोग आने वाले वक्तों में देखेंगे, जैसे रोबोट और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अभी तो सुपर कंप्यूटर क्या है कि सिर्फ बड़े बड़े इदारों में ही होता है, लेकिन आने वाले वक्तों में सुपर कंप्यूटर हर इंसान के पास होगा। इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड हो जाएगी। आप देख रहे हो कैसे कैसे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है कंप्यूटर की। पहले कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन किया करते थे, आज से जब वो शुरू हुए थे जब बने थे, आज उसमें सब कुछ हो जाता है कैलकुलेशन के अलावा और कैलकुलेशन भी होती है। अच्छा, एक्सेलरेटर का मतलब क्या है? अच्छा, ये जो मैंने पढ़ाया ना इसे बोलते हैं मेजर इफेक्ट, सॉरी मेसनर इफेक्ट। ये मेसनर इफेक्ट का मतलब क्या है कि सुपर कंडक्टर रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। याद रखना, इस इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टर रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, याद रखना, कोई पूछ लो ना बताना। अच्छा, अब एप्लीकेशन में आते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर किसे कर रहा है? पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, यानी अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है उसकी स्पीड कम है तो ये सुपर कंडक्टर उसे एक्सेलरेट कर देगा, तेज़ी से आगे भेजेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगी तो एक्सेलरेटर बनेगा, ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, याद रखना। जनरेट क्या कर रहा है? ये रिपल्जन जनरेट कर रहा है ना। देखो ना, मैग्नेटिक, अगर ये सुपर कंडक्टर नहीं होता, ये सिर्फ नॉर्मल कंडक्टर होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर जानी थी स्ट्रेट। सुपर कंडक्टर होने की वजह से रिपल्जन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अब उसमें से नहीं गुजर रही बल्कि उससे हट के गुजर रही है। ठीक है, तो यही जनरेट्स कर रहा है, और भी चीज़ें जनरेट करता है लेकिन बेसिक ये है। अच्छा, आगे एक और भी जनरेट पढ़ेंगे हम, MRI, सुना होगा ये आपने नाम। ट्रांसपोर्टेशन, मैंने बताया ना ट्रेन इसकी मदद से बनेंगी कि जो कि ज़मीन से थोड़ी उठी रहेंगी और उसमें ना व्हील होगा। कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर बनता है इसकी मदद से। इलेक्ट्रिक मोटर, भाई देखो अब करंट इसमें से अगर पास हो रहा है, मतलब ये करंट को पास कर रहा है बहुत आसानी से बगैर रेजिस्टेंस के, तो मोटर में तो लगा ही सकते हो ना इसे। लेकिन ये नॉर्मल मोटर की बात नहीं हो रही है, कहीं आप नॉर्मल मोटर समझ के बैठे हो, ये कुछ खास मोटरों की बात हो रही है जो कि लैब्स वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं, नॉर्मल नहीं है ये। अच्छा, अब आते हैं हम अपना MRI का वर्ड आपने सुना होगा लेकिन कभी इसकी फुल फॉर्म शायद आपने देखी हो या ना देखी हो। तो MRI की फुल फॉर्म होती है, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, R स्टैंड फॉर रेजोनेंस, I स्टैंड फॉर इमेजिनिंग। अब MRI क्या करता है?
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर किसी के कभी सर में चोट लग जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, वो होश में नहीं आ पा रहा हो, तो क्या करते हैं, उसका एमआरआई निकलवाते हैं। अक्सर लोगों को अगर एक्सीडेंट हो जाता है, सर पे चोट आ जाती है, तो डॉक्टर डायरेक्ट एमआरआई करवाता है। अब एमआरआई करने से क्या होता है, जो दिमाग के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं, उसकी इमेज हमें नज़र आ रही होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना, अगर किसी के सर में कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट डॉक्टर खोल के बैठ जाएगा, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर आपको खुदा ना खास्ता जिस्म में कोई बीमारी है, तो कभी भी ऑपरेशन नहीं होता डायरेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोस्ट का मतलब क्या है, पहले डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर सेंटम्स देखेगा। सबसे पहले डॉक्टर अंदाज़ा लगाएगा कि उसको आपको हो क्या रहा है, बेसिकली सेंटम्स से पता चलेगा। और वो अंदाज़ा बहुत जो वो टू द पॉइंट ही होता है। अंदाजे से मुराद ये नहीं है कि बस वो अंदाज़न काम कर रहे हैं, उसको शक होगा कि इसको शायद ये बीमारी है, तो शक होने की बिना पर वो आपको टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट क्यों करवाते हैं, खून का टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, इसके अलावा बहुत एक्सरे, सब क्यों होता है, ताकि पता चल सके कि असल प्रॉब्लम है कहाँ। देखो, अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है तो डॉक्टर को तो शक होगा शायद यहाँ भी बाल हो, यहाँ भी, लेकिन वो असल श्योर कब होगा, जब उसके पास एक्सरे आएगा या ब्रेन का एमआरआई आएगा, तो फिर वो एमआरआई करवाता है। और ये बहुत महंगे महंगे होते हैं, आपको पता है ना, ठीक है। तो फिर एमआरआई से क्या होगा, पता चलेगा कि दिमाग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, क्या मसला आ रहा है। फिर उसके बाद ऑपरेशन या जो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो कराई जाएगी आगे, और फिर ट्रीटमेंट के बाद दोबारा एमआरआई कराया जाएगा कि कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो दुआ करा करो कि अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे, ठीक है, क्योंकि तंदुरुस्ती एक बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग इसकी कदर नहीं करते तंदुरुस्ती की, और इस पर शुक्र अदा नहीं करते, जबकि हमें हर वक्त अपनी तंदुरुस्ती पर, अपने सेहतमंद होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि यकीन मानो, अगर इंसान बीमार हो जाए ना, ज़रा सा बुखार भी हो जाए तो भी बड़ा परेशान हो जाता है, और जबकि बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। बुखार हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यून है, जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है, अगर किसी को बुखार नहीं होता कभी भी ज़िंदगी में, तो वो तो शायद नॉर्मल ही नहीं होगा। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसको बुखार ना हुआ। चलो आगे पढ़ते हैं। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, याद रखना, लेकिन जितना पता है वो फिज़िक्स की वजह से ही पता है। मेडिकल फिज़िक्स एक पूरी फील्ड भी है, याद रखना। अच्छा, मैगलेव ट्रेन सिस्टम, वो ट्रेन सिस्टम मैंने आपको बताया ना, ये उसी की बात हो रही है। आप इसको सर्च करके देख भी सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेन ज़मीन से ऊपर उठी हुई है। आप सोचोगे ये जादू कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं है नीचे, फिर भी ट्रेन उठी हुई है, तो वो सुपर कंडक्टर की वजह से रिपल्जन हो रही है। स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर, देखा, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं जिसमें बड़ी प्रिसीजन चाहिए होती है, वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट, वहाँ भी ये लगा दिया जाता है। अच्छा, मेडिकल डिवाइसेस जैसे एमआरआई वगैरह मैंने आपको बता दी। एरोस्पेस, स्पेस के अंदर भी सुपर कंडक्टर यूज़ हो रहे होते हैं। रोबोटिक्स, रोबोट के अंदर भी यूज़ होते हैं। अब रोबोट में क्यों यूज़ होता है, रोबोट के अंदर ना, देखो, वो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ चाहिए। देखो, कंप्यूटर जितना भी ज़्यादा जो है वो स्पीड में अच्छा हो जाए, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना हाथ हिलाने के लिए अपने दिमाग को पहले ये तो नहीं कहना पड़ रहा ना कि ए दिमाग, पहले मेरा ये वाली उंगली हिलाओ, फिर मेरा ये वाली उंगली हिलाओ, फिर मेरे पाँव हिलाओ, नहीं, देखो, बहुत सारे काम एक साथ कर रहा हूँ। मैं बोल भी रहा हूँ, मेरी ज़ुबान भी चल रही है, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मेरी आंखें भी चल रही हैं, मेरा सर भी मूव कर रहा है, मेरे पाँव भी मूव कर रहे हैं, मेरे जिस्म के अंदर भी सिस्टम सब कुछ चल रहा है। इतना सब कुछ कैसे चल पा रहा है, ये हमारे ब्रेन के अंदर ये अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी, तो हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। लेकिन क्या कंप्यूटर ऐसा कर सकता है? कंप्यूटर में आप मल्टी विंडो खोल लो, मतलब बहुत सारी विंडोज़ खोल लो, तो वो हैंग होने लग जाता है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर या रोबोट भी तो बेसिकली एक कंप्यूटर ही है ना हमारा, तो अगर हम चाहते हैं एक रोबोट बहुत सारे टास्क परफॉर्म करे, बोले भी, चले भी, और एक इंसानों की तरह करे, तो हमें फिर उसमें सुपर कंडक्टर लगाना पड़ेगा ताकि प्रोसेसिंग तेज़ हो जाए, स्पीड तेज़ हो जाए, फास्ट हो जाए। सुपर कंप्यूटर में भी ये लगता है हमारे पास। सुपर कंप्यूटर में क्या चाहिए होता है, फास्ट प्रोसेसिंग, बहुत बड़े डेटा को हैंडल करना होता है, ठीक है। फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, लोअर पावर कंजप्शन। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर कंजप्शन तो आपको पता ही है, आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पावर कंजप्शन। देखो, रेजिस्टेंस जब होती है जब भी तो पावर कंजप्शन बढ़ जाती है ना। फॉर एग्जांपल, मैं इसको ले लूँ, ये मेरे पास एक प्लास्टिक है, ये कंडक्टर समझ लो। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या, पावर को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अगर ये ठंडा है, आप अपना मोबाइल ठंडा रखने की कोशिश क्यों करते हो, ताकि पावर कम कंज्यूम हो, बैटरी कम यूज़ हो। बात समझ आ गई ना। इम्प्रूव रिलायबिलिटी, जब प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ हो जाती है तो आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, अपनी एल्गोरिथम को, अपने चीज़ों को मल्टीपल टाइम चेक कर सकते हो कि चीज़ ठीक हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेशन होने में आधा घंटा लग रहा है, तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं गलती आ जाए। अब वही कैलकुलेशन
चंद मिली सेकेंड में हो गई है। अब कंप्यूटर बार बार उस कैलकुलेशन को मुख्तलिफ चीज़ों से चेक कर रहा है कि कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह से रिलायबिलिटी बढ़ गई ना। फॉर एग्जांपल देखो, बात सुनो, समझो इसको ज़रा, ये हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कैलकुलेशन करी, ठीक है, मैंने एक नंबर 10 जनरेट किया, लेकिन ये मुझे आधा घंटा लग गया, ठीक है। अब मैंने इसे सुपर कंप्यूटर में डाल दिया, सुपर कंप्यूटर ने भी 10 ही जनरेट करके दिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने इस पर मुख्तलिफ टेस्ट किए इस 10 के ऊपर, कि यार इस 10 को इसने मुख्तलिफ सिस्टम में ले जाके चेक किया, मुख्तलिफ जगहों से चेक किया, मुख्तलिफ डेटा से चेक किया कि ये 10 सही आया या नहीं आया, जो वैल्यू आई है वो सही नहीं, तो उसको पता चल गया हाँ सही है। तो अब आप रिलायबल हो गए हो, हाँ यार ये जो वैल्यू मुझे मिली है ये सही मिली होगी, क्योंकि कंप्यूटर ने इसको चेक कर लिया होगा। तो बात समझ में आई ना। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी, इसको यहीं तक रखते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, कोई डेफिनेशन, कोई इसमें डायग्राम, मतलब कोई इसमें डेरिवेशन न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, जस्ट थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।